Anant English 007. I am Shivani and I am back with another article. This article possesses a significant role or impact on for those students, those who or aspirants, those who are preparing for banking examination. One of my students also preparing for banking, and this is significant for IELTS examination and UPSC, UPPSC because this article possesses many jargons and terminologies and things which is significantly important or possess significant for those entrance examination. I hope this video would help you a lot. So let's begin. सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग पे हम जा रहे हैं. सो दैट इज आरबीआई ने अलाउ किया लेंडर्स उधारकर्ता को टू सेल बेचने के लिए लोन्स ऋण बिफोर पहले पहले डिफॉल्ट का मतलब जो दोषी हो जाए, राइट. दोषी और टैग मतलब दोषी के नाम, टैग उनको मिल जाए, एक नाम मिल जाए, राइट. सो आरबीआई ने उधारकर्ता कौन हो सकते हैं यहाँ पे? बैंक्स. क्योंकि आरबीआई जो इंस्ट्रक्शन देता है वो किसी नॉर्मल बंदे को नहीं देता, वो आम जनता को इंस्ट्रक्शन नहीं देता है, वो बैंक्स को इंस्ट्रक्शन देता है या देती है. सो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ किया बैंक्स को टू सेल लोन, कि आप लोन बेच सकते हैं डिफॉल्ट होने के पहले. ठीक है, ये बहुत बड़ा चेंज है. ट्रस्ट मी ऑन दैट, ये बहुत बड़ा डिसीजन है. अगर ये ठीक से इम्प्लीमेंट हो जाता है तो बैंक्स को बहुत ही फैसिलिटी मिल जाएगी, एक रिलैक्सेशन मिल जाएगा. क्योंकि अभी तक जो, अगर जिनको बैंकिंग बैकग्राउंड पता है, अभी तक एनपीए के लिए मार्केट में बहुत ट्रबल है. बैंक के पास बहुत इशू है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते रहते हैं जिससे उनकी बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट आता रहता है. तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है. और उसकी सब हेडलाइन क्या कह रही है? स्ट्रेस लोन. स्ट्रेस लोन का मतलब होता है जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, जिनकी पोजिशन ठीक नहीं है. स्ट्रेस लोन कैन बी ट्रांसफर किए जा सकेंगे टू एसेट रेजिक कॉस्ट सूनर. एसेट रेजिक का मतलब होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन. ओके, जल्दी ही उनको रीअरेंज या रिकंस्ट्रक्शन या रीअरेंज, रेजिक का मतलब हुआ रीअरेंज करने वाली संस्थाओं को, या फिर इनको दोबारा से रीअरेंज करने के लिए अलाउ किया जाएगा. रीअरेंज का मतलब होता है उनकी स्थिति में परिवर्तन, राइट. सो स्ट्रेस लोन कैन बी ट्रांसफर टू एसेट रेजिक कॉस्ट सूनर, राइट. जो ऐसी संस्था जो इनको रीअरेंज कर सके उनको भी ट्रांसफर किया जा सकेगा. कैन बी ट्रांसफर टू एसेट रेजिक कॉस्ट सूनर, बहुत ही जल्द ही, ऐसा उन्होंने बोला, राइट. इसका मतलब ये है. ओके, सो मैं दो टर्म तो अभी यही मिल गए, लेंडर्स, स्ट्रेस लोन्स एंड रेजिक, राइट. नाउ अब आर्टिकल पे आते हैं. मुंबई से न्यूज है, आप सबको पता होना चाहिए कि आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है. ठीक है, तो कोई भी न्यूज अगर वहां से उठ रही है तो दैट पोजेस द इम्पोर्टेंस, राइट. सो द आरबीआई हैज अलाउड, आरबीआई ने अलाउ किया बैंक्स, जैसे लेंडर्स बोला, बैंकों को एंड फाइनेंस कंपनीज को टू सेल स्ट्रेस लोन. फाइनेंस कंपनीज कौन सी होती हैं? जिनको लोन देने का अधिकार हो. फाइनेंस कंपनीज, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस. इनके पास सिर्फ बैंकिंग के, नॉन बैंकिंग का मतलब इनके पास सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के राइट्स नहीं होते, पर ये लोन दे सकती हैं. जितने एनबीएफसीज हैं, बैंकिंग प्लस एनबीएफसी दोनों को उन्होंने बोला, और वो सारी फाइनेंस से जुड़ी हुई संस्थाएं जो बैंक में जो लोन देती हैं उन सबको आरबीआई ने कहा टू सेल स्ट्रेस लोन. आप जो स्ट्रेस या जो बुरी स्थिति में जो लोन है उनको आप बेच सकते हैं. विच आर इन डिफॉल्ट इन देयर बुक्स. जो डिफॉल्ट है, जो दोषी हैं उनकी बुक्स में, उनकी किताबों में. कौन सी किताबें? बैलेंस शीट, राइट. उनकी बैलेंस शीट में या जो भी अकाउंट्स वो मेंटेन करते हैं लोन के लिए, उन बुक्स में जो दोषी हैं उनको आप बेच सकते हैं टू एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनीज, एआरसी. ये दूसरा एब्रीविएशन है एआरसी. एआरसी, जो मैं रेजिक की बात हो रही है कि रेजिक को ट्रांसफर किया जा सकेगा, ये वही संस्थाएं हैं. एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, इनका फुल फॉर्म ही इनका आंसर है. एसेट का मतलब जो भी संपत्ति है. सपोज करिए आपके पास संपत्ति ए है, ठीक है. ए जो अभी आपके बैंक में स्ट्रेस्ड है, ओके, या बैड लोन है. स्ट्रेस को बैड लोन और स्ट्रेस आप दोनों समझ. बैड का मतलब जिसकी जो रिकवरी नहीं हो पाए, इसकी स्थिति ठीक नहीं है, राइट. सो आपका जो सपोज करिए कोई भी लोन है जो आपकी स्ट्रेस्ड आउट सिचुएशन में है, तो आप उसको एआरसी को बेच सकते हैं. वो आपको एक अमाउंट के रिवर्स में आपसे वो लोन ले लेंगी. वो अमाउंट यहाँ मेंशन नहीं है, एक एआरसी ले लेगी, और उसके बाद उसकी उगाही करना या उसको वापस लेना, वो सारा काम जो है एआरसी का है, बैंक का काम नहीं है.
एआरसी उसकी उगाही करेगी और एआरसी ही उससे डील करेगी। ऐसा नहीं है वो लोन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो जो सिचुएशन होगी वो एआरसी डील करेगी। तो आप उनको भेज दीजिए, आपका काम खत्म, आपकी बुक्स में उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा और बाकी जिम्मेदारी एआरसी की हो जाएगी। तो वो उसकी बात आरबीआई कर रही है। टू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को मतलब दे दिया, तो आप बेच दीजिए उनको, राइट, ये उन्होंने बोला। नाउ द सेंट्रल बैंक अमेंडेड, सेंट्रल बैंक ने अमेंड किया। अमेंड का मतलब होता है संशोधन, द वर्ड इज संशोधन, नॉर्म्स फॉर सेल ऑफ लोन्स लास्ट वीक। उन्होंने, सेंट्रल बैंक कौन, आरबीआई। सेंट्रल बैंक को हम, आरबीआई को हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं। ये वो वाला सेंट्रल बैंक नहीं जो नॉर्मल वाला नहीं। जब भी हम बैंकर्स बैंक बोलेंगे, या तो टर्म है बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक, या सेंट्रल बैंक, सिर्फ सेंट्रल बैंक, वो तो सीबीआई है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, वो नहीं। सिर्फ सेंट्रल बैंक बोलेंगे तो आरबीआई बोलेंगे, राइट। सो द सेंट्रल बैंक अमेंडेड, संशोधन किए हैं नॉर्म्स, नियमों में, फॉर सेल ऑफ लोन्स लास्ट वीक। लास्ट वीक, ये 2 दिन पहले की न्यूज है, तो लास्ट वीक उसके पहले का होगा। उसमें जो सेल है, जो नॉर्म्स में परिवर्तन किए हैं आरबीआई ने लास्ट या अंतिम हफ्ते में। अर्लियर, इससे पहले, जैसे मैंने कहा, अर्लियर लेंडर्स हैड टू वेट, उनको जो उधार करता है बैंक्स को वेट करना पड़ता था, इंतजार करना पड़ता था, अंटिल द लोन्स वर इन डिफॉल्ट फॉर मोर देन 60 डेज और क्लासिफाइड एज एनपीए फॉर देम टू बी ट्रांसफर्ड फॉर एआरसी। तो ये सिचुएशन पहले की थी। ये समझ, यहाँ पे कैच जो है वो यही है, सबसे मुख्य बात यही है कि पहले की सिचुएशन क्या थी। पहले की सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट थी, इसको थोड़ा सा डार्क में कर लेते हैं। सो अर्लियर मतलब पहले क्या था, लेंडर्स जो हमारे बैंकर्स थे, हैड टू वेट, उनको वेट करना पड़ता था, कब तक के लिए, डिफॉल्ट में जाने के पहले 60 दिन से ज्यादा। अगर कोई भी लोन 60 दिन से ज्यादा का आप हो गया और वो पे बैक नहीं हुआ तो डिफॉल्ट कंसिडर होते थे, और उनको क्लासिफाई, उनको उनका नाम या उनको डिवाइड कर दिया जाता था एज ए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उनको क्लासिफाई कर दिया जाता था एज ए एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। फॉर देम, उनके लिए, लेंडर्स मतलब बैंकर्स के लिए, टू बी ट्रांसफर टू एआरसी, जो कि एआरसी जाते थे। ठीक है, अभी तक ये था, एआरसी तब भी जाते थे पर 60 दिन के बाद की सिचुएशन में। ठीक है, ओके। सो नाउ ये पहले की सिचुएशन थी। अभी क्या है, दिस रिलैक्सेशन, जो ये इनको जो थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है, इनको जो रियायत मिली है, इस रिलैक्सेशन का मतलब हो रियायत, ये उनको मदद करेगी, बैंक्स, हेल्प बैंक्स keep their balance sheets clean by selling loans at the first sign of trouble, even before they classify them as default. So, जो ये रियायत मिली है बैंक्स को, ये उनको मदद करेगी टू कीप देयर बैलेंस, जो उनके जो बैलेंस बैलेंस शीट, सॉरी, जो उनकी जो अंतिम खाते हैं, बैलेंस शीट जो कहता है अंतिम खाते, उनको क्लीन बाय सेलिंग, साफ रखने में, जैसे मैंने कहा, साफ रखने में मदद करेगी, जो जिससे वो लोन को बेच सकते हैं एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। जैसे ही उनको लगेगी दिक्कत है इस लोन में, इसको ये पे बैक नहीं हो सकता, वो उनके तरीके होते हैं। तो वैसे ही इवन बिफोर, उसके पहले भी वो क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये पे बैक नहीं होगा और उनको डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। ये राइट उन्होंने बैंक्स को दिया है, आरबीआई ने ये राइट बैंक को दे दिया है। ठीक है, क्योंकि उनका एनपीए बढ़ रहा है, अल्टीमेटली बैंक्स को ही सफर करना पड़ रहा है, तो आरबीआई ने उसको सोल्यूशन उनको दे दिया। तो ये हमारा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इस न्यूज का। द एबिलिटी टू सेल ऑल्सो फैसिलिटेट्स, जो ये उनको एक एबल कर दिया उन्होंने, ये इनको एक ऑप्शन दे दिया है, उनको सहूलियत दे दी। एबिलिटी टू सेल ऑल्सो फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब हुआ सुविधा देना। जो सुविधा दी गई है, इससे क्या होगा, द कंसोलिडेशन ऑफ डेट। डेट का मतलब होता है उधार, राइट, डेट इज नॉट डेब्ट, इज डेट। माय मिस्टेक, मैंने क्या लिख दिया, DEBT, डेट, इसको कहते हैं डेट। सो जो ये डेट है, इसका समेकन, समेकन मतलब इकट्ठा करना, समेकन कंसोल एक जगह कर लेना। सो द एबिलिटी टू सेल ऑल्सो फैसिलिटेट्स द कंसोलिडेशन ऑफ डेट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट लेंडर्स। ये जो इस सुविधा से क्या होगा कि आप जो आपका जो लोन है, जो उधारी है, उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका बंटवारा है यहाँ वहां अमंग डिफरेंट लेंडर्स, वो भी कम हो जाएगा। ओके, इससे मतलब फैसिलिटेट, उससे सुविधा मिलेगी उस चीज में भी। होता क्या है एक्चुअली, अब आगे समझेंगे। ऑफन, अधिकतर ये होता है कि डिफॉल्टिंग बोरोवर्स, जो लोग, डिफॉल्टिंग का मतलब जो पैसा अपने लोन को वापस नहीं कर पा रहे हैं, वो डिफॉल्टिंग बोरोवर, जो उन्होंने उधार लिया हुआ है,
राइट, उधार लेने वाले बोरोवर्स मैनेज टू डिले रिकवरी एक्शन बाय रोलिंग फंड्स अक्रॉस डिफरेंट लेंडर्स। तो वो क्या करते हैं, एक तरीके का चैनल बना लेते हैं, ए बी सी, इससे भी उधार है, इससे भी उधार है, इससे भी उधार है, राइट। सो इसको दे दिया 10K, इसको दे दिया 5K, और इसको दे दिया 8K, ठीक है। इससे इससे लिया इसको दिया, इससे लिया इसको दिया। तो ये जो एक बबल क्रिएट कर देते हैं, उससे भी उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि जैसे ही बैंक को ये लगेगा कि ये सही नहीं है, उसको वो डिफॉल्ट करार कर देंगी, उसके बाद वो सिचुएशन सब जगह फ्लोट हो जाएगी, सारे बैंक के पास चली जाएगी। तो इससे ये बबल नहीं क्रिएट होगा। डिफॉल्ट फिर से पढ़ते हैं। ऑफन डिफॉल्टिंग बोरोवर्स मैनेज टू डिले रिकवरी एक्शन। जो रिकवरी का मतलब हुआ, जो वसूली का जो एक्शन हो जाता है, जो कार्यवाही होती है, उसको डिले करते हैं। कैसे? रोलिंग फंड्स। रोलिंग फंड्स का मतलब यहाँ का वहां का वहां, फंड्स अक्रॉस डिफरेंट लेंडर्स। Making small payments to those who are on the verge of taking action. तो सोचते हैं कि अच्छा, मैंने ए से लिया है लोन, बी से लिया है और सी, सपोज करिए ए ने एक्शन लेना है, तो उसको हमने थोड़ा अमाउंट पे कर दिया, सपोज 1 लाख उसको दे दिया, बी से लेके उसको दे दिया और सी से लेके बी को दे दिया। तो जो अभी एक्शन लेने वाला था वो डिले हो गया, उसका अमाउंट, क्योंकि रोलिंग है, वो उसको कुछ पैसा दे दिया और शांत बैठ गया। तो इससे क्या होता था, ये जो चीज हो रही थी ये भी कम हो जाएगी। अब जैसे ही एक्स को उन्होंने डिफॉल्ट करार दिया, वैसे के वैसे ही उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बी और सी के पास भी चली जाएगी और वो बंदा डिफॉल्ट करार कर दिया जाएगा। फिर फर्दर उसको जो ये रोलिंग चल रही है ना, फ्रॉम फंड्स फ्रॉम अक्रॉस डिफरेंट लेंडर्स, ये बंद हो जाएगी। मेकिंग स्मॉल पेमेंट्स टू दोज हु आर ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग एक्शन। ठीक है, ये इसका जो इस पैराग्राफ का पहला पंच ये है और दूसरा पंच ये है। ठीक है, ये मैंने जो आपको बताया कि इंफॉर्मेशन फ्लोट हो जाएगी, वो यहाँ तो नहीं लिखा है, पर रियल टाइम में ऐसा ही होता है। आप जैसे आप सिविल जानते हो ना, CIBIL, ठीक है, वो आपका लोन के पेमेंट और रीपेमेंट से ही बनता है। इवन देन अगर आपके कार्ड पे भी कोई पेंडिंग अमाउंट है ना, आपके क्रेडिट कार्ड पे, उसका भी सिविल स्कोर, उससे भी सिविल स्कोर हिट होता है। तो जैसे जैसे जो आपके ऊपर पेंडेंसी है, वो सब आपके सिविल स्कोर को हिट करता है। तो ये जो आगे चल के जो ये चीज वही बनेगी, आज जैसे ही आपने लोन रीपे नहीं किया, सिबिल स्कोर हिट हुआ, सबको पता चल जाएगा, आपको कोई लोन देगा ही नहीं। तो ये जो बबल क्रिएट होता है वो भी बंद हो जाएगा ऐसा होने के बाद, राइट। देयर विल बी टू डिस्टिंग एडवांटेजेस। ऐसे उन्होंने कहा कि ये डबल अपोस्ट्रोफी में है, उन्होंने किसी ये मतलब स्टेटमेंट है कि सबसे देयर विल बी दो मुख्य जो एडवांटेज फायदे मिलेंगे। पहला, वन, डेट एग्रीगेशन विल बी फास्टर as lenders do not have to wait for 60 days after default. एग्रीगेट का मतलब होता है कि नटशेल में पता लगाना कि कितना डेट है, राइट। अधिक, क्योंकि जितना टाइम ज्यादा लगेगा उतना ही आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। ये बैंकिंग लाइन से मैं आपको बता रही, बैंकिंग प्रेफरेंस से आपको बता रही हूँ कि सपोज करिए अभी तक आपको टाइमलाइन नहीं पता है, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं पता है, तो 4 साल तक आपको कब आप ये पता लगाओ कितना लोन है आपके ऊपर। पर अभी उन्होंने कहा 60 डेज से ऊपर के पहले भी आप कर सकते हो। सपोज करिए 30 डेज आपके पास टाइम है, तो 30 दिन में ही आप पता लगा सकते हो कि आपके ऊपर कितना लोन है, अभी कितने लोगों ने पे किया, कितने लोगों ने पे नहीं किया। तो एग्रीगेशन फास्टर हो जाएगा, मतलब आप इस चीज को जो है आराम से पता लगा पाएंगे कि आपके ऊपर कितना लोन है, और बैंकों को 60 दिन वाला जो हिसाब किताब है उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। देन सेकेंड, अर्ली सेल ऑफ NPA विल हैव बेटर टर्न अराउंड पोटेंशियल। जो पहले जो टर्न अराउंड का मतलब होता है यहाँ से वहां पहुंचाना, राइट, A से B से C और C से फिर A, राइट। टर्न अराउंड का मतलब हुआ हमने यहाँ से दिया यहाँ, और B ने लिया पैसा यहाँ से और फिर वापस C को भेज दिया, टर्न अराउंड टाइम। सो उन्होंने जो ARC क्या करेंगी, जल्दी से जल्दी अपना काम कर पाएंगी, राइट, इसका मतलब ये है। शी सेकेंड, उन्होंने बोला माय मिस्टेक, सेकेंड, अर्ली सेल ऑफ NPA विल हैव बेटर टर्न अराउंड पोटेंशियल। उन्होंने ये बोला कि जब जल्दी से आप ARC को बता दोगे तो वो एक्शन में तो जल्दी ले पाएंगे ना, तो ये एक्शन वाला सिचुएशन भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है ना, ये किसने बोला, ARC डायरेक्टर हरिहरा मिश्रा, उन्होंने ये सेंटेंस, ये जो स्टेटमेंट दिया। ठीक है, ये तीसरा पंच है इस RBI का, बहुत इंपॉर्टेंट पंच है। सीनियर एग्जीक्यूटिव एड, अभी जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है एट अ प्राइवेट बैंक, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया दैट बैड लोन्स इन इंडिया आर एट ए रिकॉर्ड लो।
जो बैड लोन, खराब लोन है, वो अपने इंडिया में बहुत ही रिकॉर्ड एक 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 स्टैंडर्ड से भी कम है, एक रिकॉर्ड के हिसाब से भी कम है। वाइल द क्लीन अप ऑफ बैलेंस शीट्स हैज आर रिकॉर्ड लो, ठीक है, हाँ वही मतलब है, कम है। वाइल द क्लीन अप ऑफ बैलेंस शीट्स हैज टेकन प्लेस, द रिकवरी प्रोसेस कंटिन्यूज टू बी टॉर्चुअस वन फॉर बैंक्स। वो रिकॉर्ड से लो तो है, लेकिन जो रिकवरी प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा पीड़ित करने वाला है, बहुत ही प्रताड़ित करने वाला है, राइट। जो रिकवरी प्रोसेस है वो बहुत खतरनाक है, ठीक है। while the cleanup of balance sheets has taken place, the recovery process continues to be tortuous one for banks। बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित करने वाला है, ये सीनियर एग्जीक्यूटिव ने बताया टाइम्स ऑफ इंडिया को। by the time बाय द टाइम अ बैड लोन इज रिजॉल्व, जब तक कि एक बैड लोन को रिजॉल्व का मतलब उसका खात्मा होता है, उसका जो है हल निकलता है, तब तक क्या होता है, कॉमा banks would have had to set aside a substantial amount of money through aging provisions का मतलब होता है किसी भी तरीके का आपको एक एक प्रावधान बनाना। प्रोविजन का मतलब है किनारे कर देना, एक प्रावधान बनाना। तो जब तक ये चीज सॉल्व होती है, अभी की सिचुएशन के हिसाब से बोल रहे हैं, तब तक उनको एक एक अमाउंट को किनारे रखना पड़ता है। सब्सटेंशियल मतलब ठीक ठाक, सब्सटेंशियल अमाउंट उनको किनारे रखना पड़ता है एज ए प्रावधान, एज ए प्रोविजन, कि बैलेंस करने के लिए। क्योंकि आप ऐसे मानिए कि अगर आपके पास 30 करोड़ का लोन है, वो अगर डिफॉल्ट हो जाए तो आपकी जो लाइबिलिटी तो बढ़ जाएगी, एसेट मिटिगेट नहीं हो पाएगी। तो क्या करती है बैंक, 30 लाख, 30 सपोज के 30 करोड़ दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो क्या करते हैं, 15 करोड़ किनारे रख देते हैं कि भाई अगर 30 करोड़ वापस नहीं मिला तो हम उसको 15 करोड़ से बैलेंस कर देंगे और बचा हुआ 15 करोड़ हम सस्पेंस में डाल देंगे। मतलब आप हम प्रोविजन में ले लेंगे, या एक तरीका होता है उनका, उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो वो उनको प्रावधान करके लेके चलना पड़ता है कि भाई डिफॉल्ट हो गया तो ये कर लेंगे, क्योंकि टाइम लाइन बहुत लंबी है, राइट। सो अब वो कह रहे हैं अ स्ट्रेस लोन दैट इज नॉट इन डिफॉल्ट विल फेच, अ स्ट्रेस लोन जो खराब लोन है या परेशानी वाले लोन है, स्ट्रेस लोन है, दैट इज नॉट इन डिफॉल्ट विल फेच बेटर रिटर्न्स फॉर बैंक। जो स्ट्रेस लोन नहीं है वो बैंक के लिए अच्छे रिटर्न ले पाएंगे, द बैंकर सेट, बैंकर ने कहा, ठीक है, इस गतिविधि के बाद। ऑल्सो सेलिंग लोन्स बिफोर दे आर क्लासिफाइड एज अ डिफॉल्ट विल इंश्योर, और जो हमारे जो सेलिंग जो लोन सेल करने वाले हैं आरसी को, बिफोर दे आर क्लासिफाइड एज डिफॉल्ट, डिफॉल्ट होने, दोषी होने के पहले, विल इंश्योर दैट बैंक्स मेंटेन अ क्लीन बैलेंस शीट। वो इस बात को इंश्योर करेंगे कि बैलेंस शीट क्लीन हो। क्लीन का मतलब है कोई भी उनके ऊपर आउटस्टैंडिंग अमाउंट ना हो, लोन बकाया ना हो, क्योंकि ऐसे करने से एक टाइम के बाद इतना लोन पाइलअप हो जाता है कि बैंक्स को मिटिगेट करना में दिक्कत होती है। और इसीलिए हर साल आप सुनेंगे सरकार कोई ना कोई एआरसी रिकंस्ट्रक्शन कोई ऐसी पॉलिसी लाती है जो बैंक्स का लोन को जीरो करे, मिटिगेट करे, राइट। सो वो सारा पैसा जाता नहीं है कहीं, वो सॉरी मिलता नहीं है, उसको जीरो करना पड़ता है, क्योंकि आप एक लेवल के ऊपर का एनपीए अपने सर पे नहीं ले सकते, ये रियलिटी है। तो हर साल आप नेक्स्ट सेंस जब भी कोई पॉलिसी आप देखना, तो बैंक के लिए भी सरकार कोई ना कोई पॉलिसी लाती है कि भैया लोन अपना कम कर लो, क्योंकि लोन बहुत ज्यादा है, एनपीए मिलता नहीं है। बट इसके बीच में कई सारा ग्लिच भी है, वो यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं, सिर्फ बैंक की गलती नहीं है, और भी चीजें होती हैं। नाउ लास्ट पैराग्राफ, द चेंज इन नॉर्म्स, ये जो परिवर्तन हुआ है इन जो रूल्स एंड रेगुलेशन में, जो इन पॉइंटर्स में, नॉर्म्स में जो चेंज हुआ है, comes ahead of India's shift toward a newer form of counting, where provisions have to be made on expected credit losses rather than actual defaults। अब ये इसको काउंटेंसी से जोड़ा, ऐसे मैं आपसे बोल रही हूँ, बैलेंस शीट बोल रही हूँ बार बार, ये काउंटेंसी से जोड़ रहे हैं। ये जो चेंज है, जो नॉर्म्स में चेंज हुआ है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज हुआ है, आया है अहेड ऑफ, अहेड जो मतलब कि एक स्टेप आगे ले जाना, अहेड ऑफ इंडिया शिफ्ट किया, मतलब यहां से वहां, ए से बी की जगह पहुंचाना, शिफ्ट करना, मूव करना, टूवर्ड्स अ न्यूअर फॉर्म ऑफ, एक नए तरह के प्रारूप, एक तरीके में, ऑफ अकाउंटिंग इंडियन एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का फुल फॉर्म होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक बड़ा चेंज लाने के लिए किया गया है। वेयर, जबकि जो प्रावधान होते हैं, जबकि जहां प्रावधान कैसे होते हैं, हैव टू बी मेड ऑन एक्सपेक्टेड क्रेडिट, मतलब जितना होने वाला है एक्सपेक्ट किया है और जितना रियल में होता है। तो अभी क्या होता है, वेयर प्रोविजंस हैव टू बी मेड ऑन एक्सपेक्टेड, इतना हो सकता है, इतना लॉस हो सकता है उधारी में, उसके हिसाब से रखना पड़ता है, ना कि एक्चुअल डिफॉल्ट। जैसे मैंने आपको पहले बताया
कि अगर 30 करोड़ का आपके पास लोन है तो आप 15 का एक प्रोविजन बना के चल रहे हैं कि 15 करोड़ तो भाई रख लो साइड में, क्योंकि इसको मिटिगेट करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अभी तक ये होता है, पर इससे क्या होगा, एक बड़ा चेंज आएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में। अंडर द न्यू फ्रेमवर्क, नया जो फ्रेम है, नया जो खाका है, नया खाका बनाया गया, फ्रेमवर्क बनाया गया है। लेंडर्स हैव टू स्टार्ट मेकिंग प्रोविजंस इफ द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ओवर द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द लोन हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। तो वो कह रहे हैं कि एक जो नया खाका बनाया गया है उसमें जो लेंडर्स हैं, मतलब बैंक्स को हैव टू स्टार्ट, शुरू करना पड़ेगा, मेकिंग प्रोविजन, प्रावधान बनाना, इफ द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, अगर डिफॉल्ट, दोषी होने के जो जो खतरा है, दोषी होने का जो खतरा है, रिस्क का मतलब खतरा, ओवर एक्सपेक्टेड जो आपने सोचा है उससे ऊपर हुआ, लाइफ ऑफ लोन हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। अगर आपको एक्सपेक्टेड से ऊपर कहीं का आपको खतरा लगता है कि इससे ऊपर का अमाउंट आपको हो सकता है एज ए, मतलब रिकवरी नहीं होगी, फिर आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तो आपको उस हिसाब से अपना जो लेवल ऑफ रिस्क है लोन मिटिगेट करने का वो बढ़ाना होगा। ठीक है, ये तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात हो गई। अब इस समझने वाली बात है, यहाँ पे जल्दी से फटाफट इसको समराइज कर लेते हैं कुछ टर्म्स को। ये बैंकिंग के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट आर्टिकल निकल के आया है। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज ओवर हियर, सबसे इम्पोर्टेंटली एआरसी। ठीक है, तो पहला टर्म है एआरसी, asset reconstruction companies, ARC. Then we have debt तो we all know, allows lenders मतलब बैंक, default, tag जिसको नहीं पता है tag, और lenders मतलब बैंक बोला गया है, NPA बीच के बॉक्स में बना हुआ है, NPA का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फिर उसके बाद हमारे पास ARC, we know borrowers, स्ट्रेस लोन एक टर्म कोई टर्म ऐसी है नहीं, बनाई गई है। एक होती है स्ट्रेस लोन, एक होता है बैड लोन। बैड लोन थोड़ा अलग है क्योंकि उसमें कोई रिकवरी हुई ही नहीं है, वो डेड हो गया है बैड लोन। स्ट्रेस का मतलब अभी सिचुएशन थोड़ी खराब है और थोड़ी ठीक है, मतलब पूरी तरीके से वो बैड नहीं हुआ है, पूरी तरीके से वो हमारे लिए लॉस नहीं बना है, उसे कहते हैं स्ट्रेस लोन। और बैड लोन का मतलब है कि अब उसकी अभी के लिए उसकी रिकवरी नहीं है, अभी प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, डिफॉल्ट आपको पता ही है, दोषी, जो हमारे पास टर्म आया हुआ है। ओके, नाउ दिस इन दिस बॉक्स कीपिंग बैलेंस शीट को पढ़ लेते हैं फटाफट। कीपिंग बैलेंस शीट्स क्लीन, अर्लियर जो रूल था उसमें जो था 60 डेज के ऊपर ही आप किसी लोन को क्लासिफाइड कर सकते थे एज ए एनपीए, अब वो चेंज हो गया है। द अमेंडमेंट बाय द आरबीआई इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प banks keep their balance sheet clean by selling loan at the first sign of trouble। जैसे ही उनको फर्स्ट साइन लगे कि इसमें रिकवरी नहीं हुई है, सपोज करिए उन्होंने कहा कि पहला इंस्टॉलमेंट नहीं आया, फेल हो गया 4 करोड़ का, क्योंकि बैंक तो लोन तो बड़े बड़े लोन पे भी होता है, छोटे पे भी होता है। सपोज उन्होंने कहा कि पहला 4 लाख का इंस्टॉलमेंट नहीं आया, तभी आप उसको उठा के उसको डिफॉल्ट में डाल दीजिए, इवन बिफोर दे क्लासिफाई देम एज डिफॉल्ट। ठीक है, ये आप कर सकते हो, बैंक को राइट्स दे दिए आरबीआई ने, बहुत इंपॉर्टेंट राइट दिया है ये। नाउ इट विल आल्सो बूस्ट रिकवरी एक्शन, इससे रिकवरी एक्शन भी फास्ट हो जाएगा। एक्शन डिफॉल्टिंग बोरोवर्स कीप रोलिंग फंड्स अक्रॉस डिफरेंट लेंडर्स, यहाँ से वहां जो रोल करते रहते हैं वो भी खत्म हो जाएगा। एंड मेकिंग स्मॉल पेमेंट्स टू दोज हु आर ऑन द वर्ज ऑफ टेकिंग रिकवरी एक्शन। और ये एक्शन कौन लेगा? एआरसीज, राइट। पहले बैंक उनको सेल करेंगे, उसके बाद वो एक्शन लेंगी, उसको रिकवरी करेंगे। उनके मेथड्स तरीके अलग अलग होते हैं, बैंक का काम नहीं है वो करना, इसलिए एआरसी का गठन किया गया था। So that was the whole scenario about this article. I hope this article is helpful to you, those who are preparing for banking, और जो भी इस तरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आर्टिकल पसंद आया है और ये वीडियो पसंद आ रहा है, चैनल की जो मेरी एफर्ट है पसंद आ रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, डू कमेंट मी बैक एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।